जी। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा आयन होगा जो दोनों सॉल्यूशन में कॉमन होगा। उससे क्या होगा वो हम देखते हैं। इसकी सादा अल्फाज में मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। द डिक्रीज डिक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोथ हैविंग अ कॉमन आयन। उन दोनों के पास एक कॉमन आयन होना चाहिए, हैविंग अ कॉमन आयन। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखें जी, आपके पास है HCN। आपको पता है HCN इज अ वीक एसिड। ये डिसोसिएट कर रहा है। ये बेचारा वैसे ही पहले ही कम डिसोसिएट होता था। अब आपने क्या किया, इसके अंदर KCN डाल दिया। KCN इज अ साल्ट। ये 100% डिसोसिएट होगा। ये डिसोसिएट करके के पॉजिटिव बना देगा। अब इसको जब आप डालते हैं HCN के अंदर, तो जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है वहां पर सायानाइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं कि ये पूछ लेते हैं कि कॉमन आयन किस प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है, उसके तहत वर्क करता है। अब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है प्रोडक्ट साइड पे, तो रिएक्शन स्टार्ट टू मूव बैकवर्ड। तो रिएक्शन बैकवर्ड स्टार्ट कर देता है मूव मूव करना। तो ये जो होता है कॉमन आयन की वजह से होता है सारा काम। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? कोई पर्पस लेस तो नहीं है। इसको प्योरिफिकेशन करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्योरिफिकेशन के आपने किसी चीज को प्योर करवाना है, जैसे नमक है। आप चाहते हैं नमक को डिसॉल्व करवा दिया पानी में, अब वो हल हो गया है। अब उसको आप सेपरेट करवाना चाहते हैं नमक को, तो दोबारा से आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे कि जो उसकी जो डिसोसिएशन है उसको सप्रेस कर दे, डिक्रीज कर दे। तो जो नमक के अंदर इम्प्योरिटीज होंगी वो तो वाटर के अंदर रहेंगी, लेकिन जो नमक होगा प्योरली उसके जो आयंस होंगे वो दोबारा से मिलके वापस ये बना देंगे सॉलिड चीज। तो ये प्योरिफिकेशन में बहुत बड़ा इसका रोल होता है कॉमन आयन का। ये कोई ऐसे नहीं है कि फजूल चीज हो, बहुत इंपॉर्टेंस है कॉमन आयन की। सोलबिलिटी डिक्रीज करवा देता है ये किसी भी सिस्टम की। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी है। ये बेसिक कॉमन आयन इफेक्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखें, डेली रूटीन में आपने देखा होगा कि हम बहुत सी चीजें ऐसी खा रहे होते हैं जो एसिडिक होती हैं, कुछ चीजें उनमें, और कुछ बेसिक होती हैं, और अमूमन कुछ चीजें न्यूट्रल भी होती हैं। जैसे वाटर हो गया, ज्यादा तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको भी पता है बेटा कि ज्यादा हम वो कर लें एसिड अगर कोई बंदा पी ले तो वो जिंदा तो नहीं रहेगा ना। सल्फ्यूरिक एसिड एक बंदा पी ले तो उसकी मौत तो तय है ना। मतलब कहने का क्या है, आप स्मॉल क्वांटिटी में एसिड ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप एक्सेस में एसिड ले लें तो आपकी बॉडी काम करना छोड़ देती है। एक्चुअल में क्या है फिर इसके पीछे रीजन? आपकी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन है इसके अंदर। आप समोसे खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, ये बॉडी की हिम्मत है कि वो इसकी पीएच को बढ़ने नहीं देती, ब्लड की पीएच को कंट्रोल रखती है। ब्लड के अंदर, ब्लड इट सेल्फ अ बफर है। तो ये बड़ा अल्लाह का निजाम है। तो ये बफर सॉल्यूशन जो होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में एसिड ले रहे हैं या स्मॉल अमाउंट में बेस ले रहे हैं। जब आप इनको ऐड करते हैं अपनी बॉडी में, तो ये बफर सॉल्यूशन उस पीएच को जो मेंटेन होती है बॉडी की, चेंज नहीं होने देते, रेजिस्ट करते हैं। अगर आप एक्सेस में सर ले लें एसिड, और ले भी स्ट्रॉन्ग लें, तो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो फेल हो जाते हैं।
तो बफर सॉल्यूशन का आपको पता चल गया है अब क्या चीज होती है कि बाहर से आप जो चीजें खाते हैं उनको कंट्रोल करता है बफर, उन जो बॉडी है उसकी पीएच को मेंटेन रखता है। तो बफर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट any change in its pH on addition of a small amount of acid or base। लेकिन बशर्त ये भी है कि स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए। कोई भी चीज एक्सेस में ले लें तो बेटा उसका नुकसान ही है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी बफर, बफरी ब्लड, ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। ब्लड की पीएच आपको पता है 7.35 होती है। इसके बाद दो हमारे पास बफर होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर। पहले इसी को देख लेते हैं हम। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ इसको बनाया कैसे जाता है। एसिडिक बफर जो होता है इसमें आप लेते हैं वीक एसिड, ठीक है जी। इसके बाद आप लेते हैं इसी वीक एसिड का साल्ट, ठीक है। साल्ट कंपोनेंट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट। अभी आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, हम इधर आपको समझा के जाएंगे इंशाल्लाह। देखें फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। क्या है जी? वीक एसिड है ये। WA स्टैंड्स फॉर वीक एसिड। अगर अगर CH3COONA, अब ये क्या हुआ सर, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये एसिडिक बफर बन जाएगा। कैसे? ए बी कैसे बन रहा है देख लेते हैं। आपने कहा कि वीक एसिड ले लिया, हाँ जी वो ले लिया, ये रहा। और वीक एसिड का आपने कंपोनेंट लेना है एक, हाँ जी सर ये CH3COO, ये ले लिया वीक एसिड का कंपोनेंट। और फिर आपने कहा स्ट्रॉन्ग बेस का भी एक कंपोनेंट होना चाहिए, हमने ये स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट ले लिया NaOH से। इन दोनों को मिला दिया तो एसिडिक बफर बन गया। अब तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। और एग्जांपल कर लेते हैं हम। HCN प्लस NaCN। अब सर आप देख सकते हैं कि सायानाइड, दिस इज फ्रॉम वीक एसिड, और Na फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह से आप एसिडिक बफर को बना सकते हैं लैब में अगर आप बनाना चाहते हैं तो। इसके बाद आ जाता है आपके पास बेसिक बफर। बेसिक बफर डेफिनेटली उसमें आप वीक बेस लेंगे प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी इसमें आपने क्या लेना था, वीक बेस उसी का कंपोनेंट और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोनेंट होना चाहिए इसमें। तो ये आपके पास बेसिक बफर होगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जी, अब देखें जरा कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, और इसका एक कंपोनेंट ले लिया, वीक बेस का ले लिया जी, वीक बेस कंपोनेंट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं ऐसे याद रखता हूँ, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, पहले वाले में क्या लिखा था, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे आप भी ऐसे याद रखें, वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस। कंपोनेंट लेने हैं ना बाद में, तो आपने पहले वीक बेस ले लिया, तो फिर आपने उसी का कंपोनेंट ले लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड से ये एक आ जाएगा HCl से। तो ये आपके पास बेसिक बफर बन जाएगा। एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है बफर बनाने का, वो भी बता देता हूँ आपको। वैसे तो ये मैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पूछता हूँ, चले आपको इधर ही बता दिया जाता है ये। अब देखने में तो लग रहा है सर ये बफर नहीं है, लेकिन बेटा ये बफर है। कैसे बफर है? अब इन दोनों को रिएक्शन करवा दें हक, लेकिन कंडीशन ये वीक एसिड है। कंडीशन ये है कि जो वीक कंपोनेंट है वो एक्सेस में होना चाहिए।
ये एक्सेस में होना चाहिए। देखिए क्या बनता है, CH3 COO प्लस वाटर, NaOH खत्म हो जाएगा। अब यहां पे आप गौर करें तो बन गया बफर। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बफर, तो बाज़ औक़ात आपको रिएक्शन दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है ये बफर है या नहीं है, तो ये भी नोट कर लें। ये वीक एसिड और ये उसका साल्ट मौजूद है यहाँ पे। इसके बाद बफर वर्क कैसे करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर और एक हेंडरसन की इक्वेशन है, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने मुझे सेंड करनी है हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन और हेंसबर्ग जो हेंडरसन की इक्वेशन है ना, हेंडरसन की फुल इक्वेशन की डेरिवेशन और उसकी एप्लीकेशन। हेंडरसन इक्वेशन, इसकी आपने एक तो एप्लीकेशंस लेनी है। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, दूसरी चीज इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि हेंडरसन इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपकी असाइनमेंट का टॉपिक है। अच्छा, आप लोग जो पूछ रहे हैं ये जो टाइप्स हैं बेटा, ये एसिडिक और बेसिक बफर हैं, कि एसिडिक बफर कब होगा और बेसिक बफर कब होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो वो आपका जो अंदर वाला सिस्टम है बॉडी का, उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसकी पीएच जो होती है वो ज्यादा कर देगा, एक्सेस कर देगा या बहुत कम कर देगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी पीएच बहुत कम कर देगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो पीएच ज्यादा कर देगा। लेकिन बफर सॉल्यूशन पीएच को मेंटेन करते हैं, तो हमने वो कंपोनेंट लेने होते हैं जो पीएच को मेंटेन करें। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस लेने से पीएच एक्सेस हो जाती है या कम हो जाती है। मैंने आपको बेटा एग्जांपल समझा दी है कि HCl अगर आप अपनी बॉडी में, आप जरा माइक ऑन करें अपना। जी, क्वेश्चन जो पूछ रही है वो माइक ऑन करें अपना। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके बफर क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, कि कोई ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसके थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो बेटा मैं आपको सिंपल बहुत आसान अल्फाज में बताता हूँ ना। क्या आपकी जो बॉडी है उसमें आप HCl ऐड कर सकते हैं या HCl को यूज कर सकते हैं आप। जी बताएं जरा, क्या HCl पी सकते हैं हम। आपसे पूछा गया है जिसने क्वेश्चन किया है। नो। हाँ जी, तो डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हैं आपने खुद ही मुझे बता दिया कि सर हम बफर जो एसडी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, नहीं ले सकते। लेकिन आपको मैं बहुत सी एग्जांपल देता हूँ। लेमन, लेमन की पीएच कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे। और जो बात पूछ रहे हैं कि एसडी बफर की पीएच 7 से कैसे, 7 से कैसे ग्रेटर होगी बेटा, 7 से कम ही होगी बफर की पीएच। एसडी क्या है, बेसिक होगा तो 7 से ज्यादा होगी। लेमन की पीएच कितनी होती है, तो आप लेमन को इस्तेमाल कर लेते हैं 2। लेमन की पीएच इससे ज्यादा होती है। बेसिकली लेमन इज अ वीक एसिड। तो मतलब कहने का क्या है कि आप अगर अपनी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा और जाकर फिर वो तबाही मचा देगा अंदर। लेकिन जो वीक एसिड होता है उसकी डिसोसिएशन ऑलरेडी कम होती है। अब मैं आपको वर्किंग थोड़ी सी बता देता हूँ, चलें। लेट्स सपोज
कि ये एक सिस्टम है CH3COOH, ये एक एसिडिक बफर है या बेसिक है उसकी, हम पहले तो एसिडिक की चले बात कर लेते हैं। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये हम इसके अंदर साल्ट डालते हैं। ये बफर बना दिया हमने ना, ये दोनों का मिक्सचर ले लिया और बफर बन गया ये एक। अब यहां पर एक बात समझनी है कि अगर मैं इसमें एसिड डालूंगा तो ये किस तरह से वर्क करेगा। देखें, एसिड जैसे ही डालूंगा तो ये जो CH3COO है ये इससे रिएक्ट करेगा और CH3COOH बना देगा। क्या बना देगा? CH3COOH बना देगा। ठीक है जी। और अगर बेस डालता हूं तो फिर क्या होगा? देखें, बेस जो होती है OH, अब ये OH क्या होगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है इससे रिएक्शन करेगी और न्यूट्रल सॉल्यूशन वाटर बना देगी। तो इस तरह से ये बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वर्क कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। ये कंट्रोल कर देते हैं कि स्मॉल अमाउंट में इससे डाल रहे हैं। अगर आप एक्सेस में डाल देंगे ना तो ये तो वीक बेचारे एक्सेस में इसलिए नहीं डालते कि ये 100 आयन मौजूद है सॉल्यूशन में। आपने एक्सेस में एसिड डाल दिया, उसके पास 5000 आयंस थे, तो बेटा 5000 आयन क्या न्यूट्रलाइज कर देगा आपका बफर? बताएं, सोचें जरा, कभी भी नहीं करेगा। तो यही रीजन होती है कि वीक एसिड जो हम ले रहे होते हैं बॉडी में डिफरेंट फूड मटेरियल के जरिए, तो उसी की पीएच को मेंटेन किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच को मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो ये वर्किंग थी बफर की थोड़ी बहुत। इसके बाद एक है बफर कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बफर कैपेसिटी। एक और टॉपिक रहता है हमारा सोलबिलिटी का, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आ जाएगा, उसको हम देख लेंगे उधर। सोलबिलिटी का एक टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। बफर कैपेसिटी क्या होती है? ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H positive or OH negative ions which change pH of buffer by unity। यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव चाहिए या OH नेगेटिव चाहिए कि वो जो बफर सॉल्यूशन की पीएच है उसको एक से चेंज कर दे, यानी एक बढ़ा दे या कम कर दे। मिसाल देता हूं, हमारे पास है A एक सॉल्यूशन और हमारे पास है एक कंटेनर में B एक सॉल्यूशन। अब समझना है आपने, यहाँ पे मैं 0.2 मोल HCl के डाल रहा हूं और यहाँ पे मैं 0.4 मोल HCl के डाल रहा हूँ। ये बी भी बफर है, ए भी बफर है। यहाँ पे भी पीएच चेंज आ रहा है 1 और यहाँ पे भी पीएच चेंज आ रहा है 1। अब बेटा मुझे एक बात बता दें, इन दोनों में से बफर बेस्ट कौन सा है जी? जल्दी से बता दें, टाइम कम है हमारे पास। बी वाला। बी वाला? 0.2 मोल। हाँ जी, बी वाला ठीक हो गया, ठीक हो गया। बी वाला। क्यों बी वाला? क्योंकि उसने ज्यादा बाहर से एसिड लिया है लेकिन पीएच को कम चेंज किया है। तो बफर वो अच्छा होता है जो पीएच को रेजिस्ट करे और कम चेंज करे। तो बफर कैपेसिटी यही होती है, इसको 5 से डोनेट करते हैं। ठीक हो गया। और ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव के कितने H पॉजिटिव हैं या OH नेगेटिव हैं। ठीक है, एडिड। और चेंज इन पीएच नीचे आएगा, चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच डेफिनेटली ये अगर आप 1 से कर रहे हैं तो वो 1 कांस्टेंट हो जाता है। अब बफर कैपेसिटी और पीएच चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन पीएच एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। तो मतलब कहने का है कि जिसकी बफर कैपेसिटी अच्छी वो बफर अच्छा और चेंज पीएच में कम। तो बफर कैपेसिटी बफर की स्ट्रेंथ को बताती है कि इतना अच्छा बफर है कि आप बाहर से ज्यादा एसिड ले रहे हैं लेकिन चेंज जो पीएच में आ रहा है बहुत कम आ रहा है। तो ये एक्चुअल में बफर कैपेसिटी
बफर की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर था ये खत्म। एक टॉपिक है वो मैं आपको करवा दूंगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी इंशाल्लाह। हाँ जी, कोई सवाल हो इस चैप्टर के मुतालिक? 2 चैप्टर हमने इक्विलिब्रियम के किए हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।